जी बच्चों, तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12.12 पार्ट 3। आपको कंपाउंड दे रखे हैं ए बी सी डी, चार कंपाउंड्स, और आपको पूछा है कि अरेंज दीज कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर आपसे पूछा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको इसे अरेंज करो, तो हमें क्या सोचना है? देखो बेटा, जब भी आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा। फर्स्ट लाइन जो दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर ऑफ एनी कंपाउंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl है, HCl अगर ये एसिड है, तो इसमें से आपने अगर H पॉजिटिव निकाल दिया है, तो जो बचेगा Cl नेगेटिव आयन, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। बस आपको इसकी स्टेबिलिटी के बारे में चेक करना। कोई सा भी एसिड हो, कोई सा भी एसिड हो, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, कोई सा भी एसिड हो, उस एसिड का आप H निकाल दो पॉजिटिव फॉर्म में, जो बचेगा नेगेटिव पार्ट, उसे आप बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। उस कॉन्जुगेट बेस की आप स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, बस आपको इतना करना है। अब बात करते हैं कैसे। आप कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को, तो अब ये देखते हैं आप कि इस क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करने वाले हैं। CH3 CH2 CHBr COH, आपने ए का, मैं ए का कॉन्जुगेट बेस, अब मैं यहां लिखता हूं CB, यानी कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूं ए का। तो ए का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? तो आप चेक करेंगे, CH3, यहां पे CH2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे CH है, ऐसे लिखते हैं, ये CH था, और एक Br है एक तरफ, और आपको यहां मिल रहा है COO नेगेटिव। फाइन, CO नेगेटिव, ये आपको ए का कॉन्जुगेट बेस मिला। अगर मैं बी की बात करूं, तो बी में चेक कीजिएगा, CH3 Br, CH3 यहां पर CH है, यहां पर भी Br है, ठीक है, और यहां आपको मिल रहा है CH2 COO नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस हुआ इसका। अब तीसरे केस में आप देखेंगे तो आपको CH3 होल ट्वाइस, ये C बनाता हूं मैं, बहुत आराम समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां CH हुआ, यहां पर CH3 हुआ, यहां पर CH3 हुआ। अब यहां पर देखिएगा आपको यहां मिल रहा है COOH था, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये हुआ। और अगर मैं D की बात करूं, तो D के केस में क्या हुआ? CH3, यहां पर आपका CH2 हुआ है, और इधर आपका हुआ है COO का कॉन्जुगेट बेस। आप चेक कीजिएगा कि इनमें से आपको ये तय करना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल जा रहा है। चलिए अब बात कीजिए जरा। अब इसमें जरा चेक कीजिएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या फर्क है जरा चेक कीजिएगा। और एक आपका ये है और आपका ये है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4। चलिए अब जरा इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि भाई फर्स्ट वाले में, इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है। ऐसे करके आप अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि इसमें आपका इस CO नेगेटिव के पास एक यहां Br भी है ना, और यहां भी देखिए, यहां भी Br, राइट। तो Br इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा थ्रू माइनस इफेक्ट, और अगर Br इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, आप ध्यान सुनिएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए इसका नेगेटिव चार्ज यहां पे कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, यानी COO नेगेटिव ग्रुप का जो अपना इंपैक्ट है, जिसे बोलते हैं रेजोनेंस वाला इफेक्ट, वो तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि सब में कॉमन ही आ रहा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो दिख रहा है आपको सब में कॉमन दिख रहा है, वो कोई खास बात नहीं। बस अब आप ये चेक कीजिएगा कि इस COO से जो अटैचमेंट है, जो जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड हैं, वो कैसे अटैच्ड है, आप जरा उसकी बात कीजिए। तो आपको हर को एनालाइज कर लीजिएगा, और हर एक को एनालाइज करने के लिए मैं लिखता हूं, ए को हम एनालाइज करते हैं, बी को एनालाइज करते हैं, हम सी एनालाइज कर लेते हैं, और डी को एनालाइज कर लेते हैं। दिख रहा है सबको बोर्ड पे? चलिए अब ए को अपन एनालाइज किया, तो इसके पास आपको दिख रहा है CH3 CH2 CH, यहां पे यानी 3 कार्बन वाला इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए ए में आपको 3 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा? प्लस इफेक्ट। आगे लिखना चाहिए ना, यहां लिख देता हूं, 3 कार्बन वाला आपको दिखता है प्लस इफेक्ट। और एक और चीज है आपका Br का माइनस इफेक्ट। अच्छा जी, तो Br का आपको दिख रहा है माइनस इफेक्ट, माइनस आई, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, ओके, Br का माइनस इफेक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है Br पोजीशन नंबर 2 पे है,
बी आर पोजिशन नंबर 2 पे। दोबारा देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पर COO नेगेटिव, हर एक केस में COO नेगेटिव कॉमन है, फैक्टर से छोड़ दीजिए। आप इसका अटैचमेंट चेक कीजिए, जो इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा या डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। अब आप ये चेक कीजिएगा, रेजोनेंस से तो पक्का होगा, राइट, पर जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना अच्छा होगा। अब यहां चेक कीजिएगा, यहां पर बी आर किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन में, बिल्कुल ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3, स्ट्रेट चेन है, कोई बात नहीं। यानी आपका एन प्रोपाइल चेक कीजिएगा, ये जो आपका कार्बन है, 3 कार्बन मैं लिख देता हूं अच्छे से, एन प्रोपाइल, यानी यहां पर जो आपके पास इनर्ट इफेक्ट आ रहा है वो एन प्रोपाइल का आ रहा है। हर चीज को इतना एनालाइज करेंगे तब आपका आंसर सही आएगा, अगर आप आंसर सही देना चाहते हैं तो। ठीक है डियर, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया। अब बी की बात करते हैं। बी के पास आपके पास 1 2 3, यहां भी आपके पास एन प्रोपाइल है, यहां भी आपके पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एन प्रोपाइल का है। कौन सा, प्लस आई इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद आपके पास यहां पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे बी आर है, चेक कीजिएगा, थर्ड पोजीशन पे आपके पास बी आर है इन केस ऑफ बी। ठीक, अब आप आते हैं सी पे। सी पे आपके पास 1 2 यानी 0 है, ये फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, इससे डायरेक्टली अटैच है आइसोप्रोपाइल। डायरेक्टली कौन अटैच है, आइसोप्रोपाइल, यानी आपका सी के पास आइसोप्रोपाइल अटैच है, आइसोप्रोपाइल आपके साथ अटैच्ड है सी। ठीक है, कौन सा इफेक्ट है इसका, प्लस आई इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अब डी की बात कीजिए। डी के बाद आपके पास सिर्फ इथाइल ग्रुप है, कौन सा हो गया, इथाइल ग्रुप। तो डी के पास आपके पास एक ग्रुप है, इथाइल। चलिए अब कैसे करते हैं, देखिए यहां पर आइसोप्रोपाइल है, यहां पे इथाइल है, तो आप सोचिए कि प्लस आई इफेक्ट जो होगा इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा होगा। कॉन्जुगेट बेस जो आपका COO नेगेटिव है उसकी स्टेबिलिटी को प्लस आई इफेक्ट कम कर रहा होगा और माइनस आई इफेक्ट बढ़ा रहा होगा। तो अगर मैं बढ़ाने वाले की बात कर रहे हैं, यानी जो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं वो दो हैं, कौन से हो गए, एक तो A और एक B। तो ये और ये B तो आपको बढ़ा है और ये जो दो है ये कम कर रहा है। ऐसे तय किया हमने, दो बढ़ा रहे हैं स्टेबिलिटी को और दो कम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि स्टेबिलिटी कम कम कौन ज्यादा करेगा, इथाइल या आइसोप्रोपाइल, कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जो स्टेबिलिटी को ज्यादा कम करेगा। ठीक है, यानी कोई ज्यादा, जो जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, जो जितना रिलीजिंग ग्रुप होगा उतना ऐसे करेगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं समझता हूं हम बहुत सारी बातें कर गए, एक बार और रिवाइज कराए तो, क्योंकि हम बीच में गायब हो सकते हैं। चलिए दोबारा रिवाइज करते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कंपाउंड्स को, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज सीखेंगे, नई चीज। सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे कंपाउंड लिखे, सारे कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बना लिया, और अब मैं चेक कर रहा हूं कि जो आपका COO नेगेटिव है, मैंने ये चेक किया ये ग्रुप तो सब में कॉमन है, इसके साथ जो अटैचमेंट है मैं वो एनालाइज कर रहा हूं। और अगर मैं इसके साथ के अटैचमेंट को एनालाइज कर रहा हूं तो कैसे कर पा रहा हूं, तो मैं ये एनालाइज कर रहा हूं कि ए में मैंने देखा एन प्रोपाइल, चेक कीजिएगा 1 2 3, एन प्रोपाइल का प्लस आई इफेक्ट है और साथ में 2 पोजीशन पे बी आर, 1 पोजीशन नहीं मानो 2 इसे मानो, सेकंड पे बी आर ग्रुप है जिसका माइनस आई इफेक्ट है। यहां पर मैंने चेक किया तो यहां भी एन प्रोपाइल था, पर बी आर यहां पे किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, माइनस आई इफेक्ट। फिर इस केस में आपको मिला है आइसोप्रोपाइल का प्लस आई इफेक्ट और इस केस में आपको मिला इथाइल का प्लस आई इफेक्ट। अब बहुत ध्यान सुनना, ये जो बी आर है ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, इसकी वजह से स्टेबलाइज ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा अब आप चेक कीजिएगा, ये आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल। अब मुझे बताइए, अब सोच समझ के बताइएगा कि सबसे ज्यादा इसमें डीस्टेबलाइज कौन कर सकता है, तो पता लगता है कि इन दोनों कंपेयर कर लीजिएगा। अब इन दोनों में आइसोप्रोपाइल का प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो सबसे कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस इसका होगा, सबसे कम, और सबसे कम बेस इसका स्टेबल हुआ तो सबसे घटिया एसिड कौन सा होगा, ये वाला, यानी सी सबसे कम एसिडिक होगा। और सी अगर सबसे कम एसिडिक हुआ तो उसके बाद उससे बढ़िया कौन हो गया, डी, तो सी डी में ये हो गया। अब आप बहुत सिंपल देख लीजिए, यहां पोजीशन क्या है 3, यहां पोजीशन क्या है 2। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना पास होगा उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, इसका, और माइनस आई इफेक्ट कम किसका होगा, इसका। यानी कि ये जो आपको बी है, बी आएगा इसके बाद, और सबसे अच्छा ऐसे कौन सा होगा आपका, वो होगा ए, क्योंकि ए में जो बी आर है डायरेक्टली अटैच है इसके आसपास, इसलिए जो सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ये होगा। ठीक है, इसे आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
पूरे क्वेश्चन का। और जब भी आपको आपको एसिडिक साइन पूछे, आपको ऐसे ही कंपाउंड का एनालाइज करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12.12 का हम सेकंड पार्ट कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12.12 का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं ये क्या कहता है, थर्ड पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12.12 का थर्ड पार्ट क्या बात करता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थर्ड पार्ट में, फिर आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, लिख देता हूं। कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं बेंजोइक एसिड, पहला कंपाउंड है, ठीक है। और फिर आपको क्या दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पहले से लिखता हूं 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और फिर कंपाउंड आपको दे रखा है 3,4 डाइनाइट्रो 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। और आपको जो फोर्थ दे रखा है वो दे रखा है आपको 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी क्या दे रखा है आपको, बेंजोइक एसिड, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगर हमने सेकंड पार्ट कर लिया अच्छे से तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा बात करते हैं। देखिए बेंजोइक एसिड, तो पहला कंपाउंड ए लिखता हूं मैं आपके सामने। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा COOH ऐसे। दूसरा आपका है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड कैसे होगा, बेंजोइक एसिड ऐसे हुआ। 4 मींस 1 2 3 4, 4 नाइट्रो ये हो गया। फिर 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो 1 2 3 और 4, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। और फिर आपके पास है 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो नेक्स्ट आपके पास है 4 मेथॉक्सी, यानी जो आपका डी पार्ट हुआ, सी पार्ट हुआ। और क्या यहां लिख सकता हूं, यहां लिख दिया, चलिए नहीं यहां लिखता हूं। जो आपका डी पार्ट है आपका, वो आपका है 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, यानी 1 2 3 4, 4 मेथॉक्सी यानी OCH3 बेंजोइक एसिड। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इनको आप अरेंज कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत सिंपल है, चेक कीजिए। एक मैं यही कर देता हूं, हर एक कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। इसका ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा और इसका ये बन जाएगा, ठीक। अब आप चेक कीजिएगा कि भाई इसमें इंपैक्ट किसका ज्यादा आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे जितना ये नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा उतना वो स्टेबल होगा। बहुत सिंपल, ये नेगेटिव चार्ज जितना नीचे पहुंचेगा उतना वो स्टेबल हो जाएगा। तो आप देखिए, एक तो आपका यही है, एक बेंजोइक एसिड अपने आप में, और आपको दिख रहा है कि बेंजोइक एसिड में आपने कुछ ऐड किया हुआ है। अब मतलब यहां पे आपने लगाया NO2, यहां पे लगाया OCH3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और OCH3 कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों होता है, ये भी बहुत आसान आप समझ सकते हैं। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसलिए होता है क्योंकि आप चेक कीजिएगा, N डबल बॉन्ड O, यहां पर O पे चार्ज नेगेटिव आएगा और इस N पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर यहां N पे चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अब तक खींचेगा, कैसे पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो रटने की जरूरत ही नहीं। जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, आराम से पता लगता है। एंड OCH3 जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। अच्छा क्यों होगा, OCH3 इसलिए होगा, यहां दिखाता हूं। OCH3 आपका यानी जो मेथॉक्सी ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इसलिए होगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर यहां पे आप ध्यान देखें, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को कहां छोड़ा, बेंजीन रिंग पे। हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज नेगेटिव है ये बेंजीन रिंग डिस्पर्स करें, आपने तब खींचे। देखिए अगर आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ कर दिया
तो उसका जो डिस्पर्सन है चार्ज का वो तो कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से चार्ज नीचे आएगा। तो नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो चार्ज को डिस्पर्स करने में मदद करेगा और OCH3 चार्ज को डिस्पर्स करने में मदद नहीं करेगा, ठीक। अब ऑफ कोर्स दो नाइट्रो लगा दिए, भले ही आपने मेटा पर लगाए हैं और पैरा पर लगाए, तब भी इन दोनों का इंपैक्ट जो क्यूमुलेटिव होगा वो ऐसा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है। तो ये दो NO2 भी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो सबसे बढ़िया एसिड कौन सा होगा? सबसे बढ़िया एसिड आपको सी हो गया, सबसे बढ़िया बनता है यहाँ पे। सबसे अच्छा एसिड सी हो गया, सी के सबसे अच्छा एसिड। उसके बाद जो एसिड हुआ आपका ये बना, बी बना। उससे उसके बाद एसिड ये हुआ ए, ठीक है, राइट। और उसके बाद आपका जो एसिड सबसे कम अच्छा एसिड होगा वो आपका डी होगा। सबसे अच्छा एसिड सी ड्यू टू टू NO2 ग्रुप्स। उसके बाद आपका कौन सा होगा? कौन सा होगा आपका? बी, फिर आपका ये ए, और फिर सबसे बाद में आपका एसिड होगा डी। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा कुछ पूछना किसी को बताओ।